जी, गुड मॉर्निंग। भाई लोगों खड़े हो जाओ, जो नहीं हुए हो। जो खड़े हुए हैं उनको बैठने के लिए बोला है। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ये गाने सुन के पढ़ना, वाह, तरीके इतने जबरदस्त है ना। सोचो तुम्हारा कोई डॉक्टर माँ या किसी और का कोई डॉक्टर ऑपरेशन करते हुए और कहते मैं तो गाने सुनते हुए ऑपरेशन करूंगा। विल यू अलाउ? करोगे क्या कि यार चलो मेरा हाथ का ऑपरेशन तो हो रहा है लेकिन गाने सुन लो तुम? हाँ, बोलो क्या कर सकते हो आप ऐसा? सोच के देखना कभी। तो वहां अभी तो लगता है इसमें क्या प्रॉब्लम है, सुन सकते हैं। लेकिन जिस दिन है ना माइक ऐसा नौबत ना आए, बट मैं जस्ट एक इंस्टेंस बता रहा हूँ, या आप किसी हिली एरिया पे जा रहे हो, कोई ड्राइवर आपकी कार चला रहा है और कहता है नहीं मैं तो गाने सुनूंगा, बातें करूंगा, तब सही में आपको पता चलेगा भाई क्या सीन है। तो मल्टीटास्किंग हर जगह नहीं हो सकती। जब आप नॉर्मल ऐसे ही कुछ कर रहे हो तो फिर भी ठीक है, मल्टीटास्किंग कर सकते हो। जो हो जाए तो भी ठीक है, काम ना हो तब भी ठीक है। लेकिन जब आप कुछ सीरियस काम कर रहे हो तो बस सारा फोकस एक ही जगह होना चाहिए, और कुछ दिमाग में घुसना ही नहीं चाहिए। और ये आदतें मत डालो ऐसी। ये आदतें जो होती ना, फिर वो एडिक्शन हो जाता है सारा, और वो एडिक्शन जो है वो दुखदाई होता है। चलिए, क्या था होमवर्क, क्या था? थैंक यू। एक्सरसाइज 1। 1 में बोलिए। क्वेश्चन नंबर 25। ए, बी और सी, इसका 2.1 ग्राम, इसका 2.7 ग्राम और इसका 7 पॉइंट। मास सबके अलग अलग हैं जो डिपॉजिट हो रहे हैं। क्या इक्विवेलेंट्स भी सबके अलग अलग होंगे? क्यों सेम होंगे? आवाज नहीं आई मेरे तक। क्योंकि चार्ज जो है वो सेम है। अगर चार्ज सेम है तो इक्विवेलेंट भी सेम, यानी सबके इक्विवेलेंट्स को आपको कुछ नहीं करना है, बराबर करना। इक्विवेलेंट्स कैसे बराबर करेंगे साहब? मोल्स निकालो पहले। 7, 27, ये क्या आ गए इनके, इनटू इनका एन फैक्टर, वही जो वैलेंसीज है। मतलब ये मानते हुए कि जैसे एल्यूमिनियम +3 है तो इसका एन फैक्टर 3 होगा, क्योंकि ये मेटल किस में जा रहा है, 0 में। तो इक्विवेलेंट्स निकालने के लिए इनटू N1 इनटू N2 इनटू, और ये सब क्या है, आपको क्या चाहिए, N1 N2 N3 का रेशियो ही चाहिए ना, या वैल्यूज चाहिए, जो भी कह दो, इसको K मान लो। N1 N2 N3 की वैल्यू भी आ जाएगी और उससे आप रेशियो निकाल सकते हो। तो बेसिकली सिंपलेस्ट रेशियो पूछा गया और कुछ नहीं है। नेक्स्ट, लास्ट क्लास में किया तो था यार, 27 वाला नहीं। ऑक्सीजन का वॉल्यूम दे रखा, वैसे तो ये बिना इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हो, लेकिन इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट से करें तो वही, ऑक्सीजन एक जगह प्रोड्यूस हो रही है और हाइड्रोजन दूसरी जगह, दोनों के इक्विवेलेंट्स।
बराबर होंगे या नहीं होंगे? आवाज नहीं आती यार। ऑक्सीजन का वॉल्यूम दे रखा है 2.4 लीटर, किस कंडीशन पर? एसटीपी पर। तो मोल्स के लिए डिवाइडेड बाय 22.7, ये क्या आ गया इसके मोल्स। एन फैक्टर कितना होता है ऑक्सीजन का? ये क्या आ गए इक्विवेलेंट्स ऑफ ऑक्सीजन। इतने ही इक्विवेलेंट्स किसके होंगे? हाइड्रोजन। ऑक्सीजन के इक्विवेलेंट्स आ गए, हाइड्रोजन के इक्विवेलेंट्स आ गए। अब आपको क्या निकालना है? हाइड्रोजन का पहले क्या निकालोगे? मोल्स। तो उसके लिए हाइड्रोजन के एन फैक्टर से डिवाइड करना पड़ेगा। कितना होता है हाइड्रोजन का? कितना? तो 12.4 अपॉन 22.7 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 2, ये क्या आ गए मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। और उसका वॉल्यूम कितना होगा? तो इंटू वापस 22 पॉइंट, ये हो गया कैंसिल, ये 2 यानी 2.4 ही था क्या? हाँ 4. वैसे इसको थोड़ा आसान बनाना है तो 2H2O प्लस H2 प्लस O2, क्योंकि H2O का इलेक्ट्रोलाइसिस ही हो रहा है तो सीधा सीधा बोल सकते हो इसका 1 मोल तो इसके 2 मोल, इसके 2 तो इसके 4, तो इसका 2.4 लीटर, तो इसका डबल कर दो उसका। इतना करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बट हाँ दोनों तरीके पता हो, ऐसा नहीं कि कोई एक पता हो। यानी आंसर इज 4.8 लीटर। नेक्स्ट 28 नहीं दिया था मैंने शायद, और बोलिए। वॉल्यूम एक मोल का एचटीपी पर वॉल्यूम कितना होता है? 22.7, 22.4 नहीं 22.7 होता है। 1 एटमॉस्फेयर इज नॉट एचटीपी, ये एचटीपी नहीं है। एचटीपी जो है वो, इस पर वॉल्यूम होता है एक मोल का 22 पॉइंट, इस पर वॉल्यूम होता है 22 पॉइंट, और इसको हम क्या बोलते हैं? एचटीपी। इसका कोई नाम नहीं है। एक वर्ड यूज होता है एचटीपी, दूसरा एक और वर्ड यूज होता है गलत, 298 केल्विन, और इसे बोला जाता है एसएटीपी। ए का मतलब बीच में जो आया है एम्बियंट। यही दो टर्म्स डिफाइन है। बाकी आपको किसी जगह अगर ये टर्म दिखती भी है तो ये इसका कोई मतलब, पुरानी बुक्स में मिल जाएगा, हो सकता है मॉड्यूल में भी मिल जाए। एनटीपी कोई 20 डिग्री सेल्सियस बोल देता है, कोई 225 डिग्री सेल्सियस बोल देता है, कोई 1 एटमॉस्फेयर बोल देता है, कोई 1 बार बोल देता है। ये सब टर्म्स स्टैंडर्ड टर्म्स है जो कि आईयूपीएसी ने ही डिफाइन की है, और केवल दो ही टर्म्स डिफाइंड है, ना तो एनटीपी ना कुछ हो। पहले ये यूज होता था, बट पहले मतलब 2-5 साल पहले, 40-50 साल तो हो गए, बट चल रहा है, क्या करो, वो चेंज ही नहीं करते। बुक्स पुरानी जो लिख के चले गए वो चल रही है, तो वो अभी भी चल जाता है। एनसीईआरटी पढ़ लेना लेटेस्ट वाली, उसमें साफ साफ दिख जाएगा। इस अभी मैंने देखा अभी 2023 में भी एक पेपर में क्वेश्चन था, या 2 में होगा, 22.7 से ही आंसर आएगा। 1.67 के आसपास आंसर था, वो तभी आता है जब आप 22.7 यूज करोगे। 22.6 22.4 यूज करने पर ये आंसर 1.6 के आसपास रह जाता है, जो कि गलत था। एनसीईआरटी पढ़ लेना, थ्रू आउट एनसीईआरटी इट इज 22.
7। गैस स्टेट पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, वहां पर पढ़ लेना, वहां पर साफ साफ लिखा हुआ है। ये अलग बात है कि अभी भी कभी कभी जेई मेंस में शायद क्वेश्चन आ जाते हैं जहां लगता है कि सर 22.7 से तो कोई आंसर मैच एग्जैक्टली नहीं कर रहा है, 22.4 से कर रहा है, ठीक है। वहां जहां 20 एग्जैक्टली नहीं कर रहा है तो ठीक है, 22.4 से भी आप निकाल सकते हो। लेकिन जिस दिन ऐसा हो गया कि 22.7 वाला भी आंसर है और 22.4 वाला भी है, उस दिन सही 22.7 वाला ही होगा, 22.4 वाला नहीं होगा। दोनों से पता चला कि सर इसके 22.7 से तो कोई आंसर ही नहीं आ रहा है और 22.4 से आ रहा है, तो ठीक है, और कोई ऑप्शन नहीं है ना। चलो आगे बढ़ो। और वैसे ये बात बताते बताते भी मेरे बाल कम हो गए, मतलब 5-7 साल हो गए, बट अभी भी वैसे लगता है कि पहली बार बता रहा हूँ, या सामने वाले रिएक्शन ऐसे तो अच्छा सर ये कब चेंज हो गया, ऐसा ऐसा लगता है सर अभी भी हुआ होगा सर। तो पता नहीं, वो कभी नहीं बदल सकता, जो चीजें चल जाती ना वो चली जाती। तो एसटीपी बस फिक्स हो गया 22. नेक्स्ट, और कुछ इसमें आगे यही दिया था क्या? एक्सरसाइज 2 14 4014 हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो रही है 2 आवर्स में, कॉपर कितना प्रोड्यूस होगा? फिर से वही बात, यानी हाइड्रोजन के इक्विवेलेंट्स किसके बराबर होंगे? तो हाइड्रोजन के इक्विवेलेंट्स निकाल लो। 0.504 ग्राम हाइड्रोजन मोल्स के लिए किससे डिवाइड कर देंगे? मॉलिक्यूलर मास से। एन फैक्टर ऑफ हाइड्रोजन, ये क्या आ गए? इतने ही इक्विवेलेंट्स किसके होंगे? कॉपर के इक्विवेलेंट्स आ गए। कॉपर के इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं? उसका मोल्स, मोल्स ऑफ कॉपर डिवाइडेड बाय उसका, यही होगा, नहीं उल्टा कर दिया, सॉरी, इनटू। वैसे ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ये 2 उधर आके डिवाइड हो जाएगा, कॉपर के मोल्स आ गए मल्टीप्लाइड बाय 63.5। 22। क्या डाउट है इसमें? ट्वेंटी टू में क्या डाउट है, कोई पूछ बताएगा? क्या एन फैक्टर नहीं निकल रहा? कितना है H2O का एन फैक्टर? 2। फिर कहां प्रॉब्लम है? तो इसका एन फैक्टर कितना है? तो 1 मोल यानी कितने इक्विवेलेंट? तो चार्ज कितना? तो मुझसे क्यों पूछ रहे हो फिर? मैं क्या बताऊं इसमें? ये डाउट। नेक्स्ट, नेक्स्ट। हाँ,
एक्सरसाइज 3 में बोलिए। (27) MnSO4 से MnO2 बन रहा है। कितना MnO2 बनाना है? 1 किलो। MnO2 का एन फैक्टर, MnO2 का एन फैक्टर कितना होगा? Mn+2 से Mn एन फैक्टर नहीं कर सकते हो? क्या अलग है इसमें? अच्छा, एक ही क्वेश्चन में बता दो कि मैंने कुछ अलग लिखा हो। या तो मास से मोल्स, हर जगह मोल्स पर आए, फिर एक एन फैक्टर निकाला, मोल्स को एन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया, उससे क्या आ गए? इक्विवेलेंट्स, सबके इक्विवेलेंट्स बराबर, फिर वापस उल्टा चालू हो गए। इस क्वेश्चन में भी इसका 1 किलोग्राम यानी 1000 मोल्स निकालना है। 87 इंटू एन फैक्टर इक्विवेलेंट्स। इतने ही इक्विवेलेंट्स किसके होंगे? चार्ज के। चार्ज के इक्विवेलेंट कैसे निकलेंगे? लेकिन यहां पर I इंटू टी, और करंट की एफिशिएंसी 100% नहीं है। कितनी है? सॉरी, मतलब 85% ही चार्ज काम का है, बाकी 15% तो बेकार है। तो जितना चार्ज यूज हुआ है उसका 85। वन लाइन, एक एक लाइन में क्वेश्चन होंगे, एक एक लाइन में क्वेश्चन होंगे, और जेई मेंस में भी ऐसा ही होगा। जेई मेंस में मतलब इसी तरह के क्वेश्चन आए हैं, ये जो आप पूछो, एक एक लाइन में, जिनका आंसर शायद कुछ क्वेश्चन तो ऐसे थे जिनके लिए कुछ कैलकुलेशन भी ना करनी पड़े। देन 20 अभी बताया है, ये 22.4 उसका डबल, वहां पे भी वॉल्यूम दे रखा है। आंसर जस्ट इसका आधा। 0.224 हाइड्रोजन, तो ऑक्सीजन इसकी आधी। तो लास्ट क्लास में हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, तो वैसे एक वर्ड इन क्वेश्चंस के लिए यूज होता है, फेराडे लॉ लगा दो। और आप कह सकते हो सर आपने फेराडे लॉ तो नाम ही नहीं बोला, क्योंकि हमें उसकी कोई जरूरत ही नहीं थी। बता देता हूं फेराडे लॉ होता क्या है, बट हाँ ऑब्वियसली हमें उसको यूज नहीं करना है। वैसे फेराडे का एक नहीं, दो लॉ, फेराडेज फर्स्ट एंड सेकंड लॉ। मैं शॉर्ट में ही लिखवा रहा हूं। फेराडेज फर्स्ट लॉ क्या कहता है? अमाउंट डिपॉजिटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यानी जितना चार्ज पास करोगे अमाउंट उतनी ज्यादा डिपॉजिट होगी। नेचुरल सी चीज है, कह सकते हो, तो ऑब्वियस सा एक स्टेटमेंट है। इसमें कौन सी, ज्यादा देर तक करंट पास करेंगे तो ज्यादा प्रोड्यूस होगा, ये थोड़ी ज्यादा देर तक पास करोगे तो कम प्रोड्यूस होगा, तो फिर तो बैटरी ऑन करते ही बंद कर दो। तो अमाउंट डिपॉजिटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। अमाउंट को W से, चार्ज को तो W, और एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जिसको हम लिखते हैं Z या Z से, और इसको बोला जाता है, इसका एक नाम है, नहीं क्या नाम है, कहाँ कहाँ यूज हुआ ये? कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। इसको तो बोला जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। क्वेश्चन ये आता है सर इसकी वैल्यू क्या होगी फिर? जैसे R होता है 8.314, तो क्या यहाँ पर भी ऐसी कोई वैल्यू है? तो नहीं, ऐसा नहीं है।
इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट की वैल्यू सब्सटेंस टू सब्सटेंस वेरी करेगी, ये हमें निकालनी पड़ेगी। और वो कैसे निकालना पड़ेगा, तो उसके लिए वही n फैक्टर की जरूरत पड़ेगी। तो ये z की वैल्यू कैसे आती है वो बता दूं। तो जैसे 1 मोल सब्सटेंस का मास किसके बराबर होता है, उसके मोलर मास, है ना। और एक, जिसको हम जनरली कैपिटल M से लिख देते हैं, एक इक्विवेलेंट सब्सटेंस का मास को हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट मास, और उसको हम जनरली कैपिटल E से रिप्रेजेंट करते हैं। एक इक्विवेलेंट का मास, एक मोल का मास। अब अगर मैंने किसी भी सब्सटेंस के लिए अगर 1 मोल चार्ज यानी 1 फेराडे चार्ज पास अगर मैं करता हूं, अगर 1 फेराडे चार्ज पास कर रहा हूं यानी एक इक्विवेलेंट चार्ज पास कर रहा हूं, तो कोई सा भी सब्सटेंस उसके एक इक्विवेलेंट ही डिपॉजिट होंगे, हाँ या ना। एक इक्विवेलेंट ही होंगे, जितना चार्ज उतना ही सब्सटेंस। 5 इक्विवेलेंट चार्ज तो 5 इक्विवेलेंट ही सब्सटेंस। तो जो सब्सटेंस यहाँ डिपॉजिट होगा वो भी कितना होगा, एक इक्विवेलेंट। और एक इक्विवेलेंट सब्सटेंस का जो मास होगा किसके बराबर होगा, इक्विवेलेंट मास। यहाँ क्या है, मास W है यहाँ पर, तो वो मास किसके बराबर होगा, इक्विवेलेंट मास। यानी अगर यहाँ 96,500 है, तो यहाँ मास किसके बराबर होगा, इक्विवेलेंट मास के बराबर, चाहे सब्सटेंस ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, कॉपर हो, सिल्वर हो, हाँ या ना। तो यहां से किसकी वैल्यू निकल के आ जाती है, जो कि क्या हो जाती है, जहां E क्या है, और इस इक्विवेलेंट मास को आप निकालते कैसे हो, मोलर मास अपॉन n फैक्टर, मोलर मास अपॉन n। तो यहां पर आप इस Z की वैल्यू पुट कर सकते हो, W इक्वल्स टू E अपॉन इंटू Q। नॉर्मली बुक्स में देखोगे तो ये फॉर्मूला दिख जाएगा, हाँ, लेकिन ये मैंने यहां से यहां डिराइव किया है। आप बुक्स में देखोगे तो फेराडे फर्स्ट लॉ तो यहीं तक है, और फेराडे सेकंड लॉ बताता है कि Z की वैल्यू क्या होगी। फेराडे का सेकंड लॉ बताता है कि Z की वैल्यू क्या होगी। तो कुल मिला के फेराडे फर्स्ट लिख लो आप, तो बस इतना सा। हो गया, तो सीधा सा फेराडे लो, बट उसके बगैर आप क्वेश्चन कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर भी जो ये आपने वैल्यू निकाली Z की, उसी से निकाली कि हाँ इक्विवेलेंट सबके बराबर होंगे। तो बिना उसके ही क्वेश्चन हो जाते हैं। तो फॉर्मूला यूज करने से मुझे लगता है कि क्वेश्चन करना और मुश्किल होता है। बिना फॉर्मूले के आप करो, डायरेक्ट सबके इक्विवेलेंट्स को बराबर करो। तो ये था फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट मतलब याद करो, मैंने जब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लिखा था तो केस 1 लिखा था। अब मैं आ रहा हूं केस 2 पर। क्या लिखा था केस 1 में, एक ही कैटायन एक ही एनायन। अब हम बात कर रहे हैं सॉल्यूशन कंटेनिंग मोर देन
1 कैटायन और एनायन। containing more than 1 cation और एनायन। अब मान लेते हैं पिछली बार जो हमने NaCl का मोल्टन सॉल्यूशन लिया था, इस बार हमने उसकी जगह NaCl का एक्वस सॉल्यूशन ले लिया। अब जब आप NaCl का एक्वस सॉल्यूशन लेते हो तो उसमें Na प्लस Cl माइनस H प्लस और OH आयन सारे ही होंगे। जैसे ही आप इसे बैटरी से कनेक्ट करोगे, ये Na प्लस आयन भी कैथोड की ओर जाएंगे, H प्लस आयन भी जाएंगे, Cl आयन और OH आयन किसकी ओर आएंगे? तो क्वेश्चन ये आता है कि Na प्लस और H प्लस आयन दोनों कैथोड की ओर जा रहे हैं, क्या दोनों एक साथ कैथोड पर डिपॉजिट होंगे या इनमें से कोई एक पहले होगा? या क्या तो जो एनायन Na प्लस अगर कैथोड के पास में तो वो हो जाएगा, H प्लस पास में तो वो हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा। तो फिर कौन पहले होगा? हाँ राइट, जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा होगा। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? यहां पर जहां रिडक्शन हो रहा है वहां रिडक्शन पोटेंशियल को कंपेयर करो, जहां ऑक्सीडेशन हो रहा है वहां ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को कंपेयर करो, राइट। तो कैथोड पर यानी सीधा सीधा जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा होगा, यानी सब्सटेंस हैविंग हायर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल will be deposited first, वो पहले डिपॉजिट होगा। यहाँ पर एक चीज मैंने ना तो रिडक्शन लिखा है ना ऑक्सीडेशन, क्योंकि अगर रिडक्शन हो रहा है तो रिडक्शन को कंपेयर करो, मतलब Na प्लस और H प्लस का रिडक्शन पोटेंशियल कंपेयर होगा क्योंकि इनका रिडक्शन हो रहा है, और Cl माइनस और OH माइनस का ऑक्सीडेशन, राइट। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से डिसाइड कर सकते हो। अगेन यहाँ पर मैंने स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं लिखा है क्योंकि स्टैंडर्ड का मतलब वो तो 1m कंसंट्रेशन का है। तो आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना होगा जिस कंसंट्रेशन पर Na प्लस है, जिस कंसंट्रेशन पर H प्लस। वो कैसे निकालोगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? नस्ट इक्वेशंस। तो अगर कंसंट्रेशन इसकी 1m इसकी भी 1m है तो आप स्टैंडर्ड से कंपेयर कर सकते हो, बट अगर 1m नहीं है तो स्टैंडर्ड से कंपेयर नहीं कर सकते हो। पहले फिर आपको उस कंसंट्रेशन पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना पड़ेगा, जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा होगा वो पहले डिपॉजिट हो। यानी बड़ा सिंपल सा स्टेटमेंट आप कह सकते हो, जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा वो पहले डिपॉजिट होगा। हाँ, क्वेश्चन एक और आता है, ऐसा क्यों? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा वो पहले क्यों डिपॉजिट होगा? क्यों वो क्यों पहले डिपॉजिट होगा? क्यों टेंडेंसी ज्यादा? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से क्यों डिसाइड कर रहे हैं? बिकॉज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर पॉजिटिव है तो डेल्टा जी नेगेटिव होगा, यूं कहे तो, या इससे फिर वही एंट्रोपी पर आप जा सकते हो कि उसके कारण यूनिवर्स की एंट्रोपी में चेंज ज्यादा होगा और वो ही प्रोसेस पहले होता है। इसी पर एक पॉइंट आता है जो आपने बोला, बात सही, कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से हम क्यों डिसाइड कर रहे हैं? बिकॉज जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा उसका डेल्टा जी ज्यादा नेगेटिव, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव तो डेल्टा जी नेगेटिव। लेट्स से ये दो रिएक्शन है, A प्लस इलेक्ट्रॉन कन्वर्टिंग इनटू A और B2 प्लस +2 इलेक्ट्रॉन कन्वर्टिंग इनटू B। A का इलेक्ट्रोड, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है लेट्स से माइनस, या अभी मैं डेटा सिंपल से ले लेता हूं, A का 1 वोल्ट और इसका है 0.75 वोल्ट, ठीक है।
इसका 1 वोल्ट है, इसका 0.75 वोल्ट है। ए पहले डिपॉजिट होगा या B2 प्लस पहले डिपॉजिट होगा? ए का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बी के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से ज्यादा, तो कौन होना चाहिए? ए। तो B2 प्लस क्यों? क्योंकि डेल्टा जी में यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? 2। तो इसका डेल्टा जी इक्वल्स टू करोगे तो -1 इंटू एफ इंटू 1, यहां पर -2 इंटू एफ। अब यानी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से डिसाइड कर सकते हैं क्या? तो किससे डिसाइड करना चाहिए? लेकिन यहाँ तो स्टेटमेंट तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का ही लिखा है मैंने। इसका मतलब वो हमेशा यूज नहीं होगा ऐसा? अच्छा, एन फैक्टर 1 हो तब यूज हो जाएगा, अदरवाइज नहीं हो। एन फैक्टर सेम हो तो यूज हो जाएगा, अदरवाइज नहीं हो। अगर मैं वापस ही आऊं और रिएक्शन तो क्या ऑन पेपर लिखी हुई है, इस रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो चेंज होने से रहा, अब डेल्टा जी निकालो। अब डेल्टा जी इसका ज्यादा नेगेटिव है, अब डेल्टा जी इसका ज्यादा नेगेटिव है, अब कौन डिपॉजिट होगा? अब ए, यानी मैं यहाँ बैठे बैठे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, वहां कंटेनर में रिएक्शन बदल रही है। अच्छा सर, अच्छा इसको 2 से किया तो वहां ए के बजाय बी डिपॉजिट, फिर कुछ किया तो बी के बजाय ए डिपॉजिट। तो भाई अब तो ए का ज्यादा हो गया, यहाँ पर भी 2 आ गया, तो अब तो इसका डेल्टा जी ज्यादा नेगेटिव है, तो अब कौन पहले डिपॉजिट होगा? ए। तो फिर मैं बी को मल्टीप्लाई कर दूंगा, फिर कौन होगा? तो बी होगा। भाई ऐसे कंपेयर करूं तो ए लग रहा है मेरे को, सी होगा। वो कहते ना कि 2 लोगों की लड़ाई में सर कोई और जीतेगा, बचपन से सुना हमने, तो सर बस ए और बी लड़ रहे हैं, जबरदस्ती सी हो जाएगा है? यहाँ पर डेल्टा जी जो होता ना, वो रिएक्शन को आप ऑन पेपर कैसे बैलेंस कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है। डेल्टा जी तो कुछ भी कर सकते हो, बैलेंसिंग चेंज कर दो, क्योंकि वो नंबर ऑफ मोल्स पर डिपेंड कर रहा है। तो यहां पर जब आप कंपेयर करोगे कि ए पहले डिपॉजिट होगा या बी पहले डिपॉजिट होगा, तो कुछ कंपैरिजन जब होता है तो फॉर सेम अमाउंट, सेम अमाउंट से मतलब कौन रिड्यूस कर रहा है ए और बी को? इलेक्ट्रॉन। तो अगर आप कंपेयर करोगे तो फॉर सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी यहाँ 2 मोल है तो यहाँ पे भी 2 मोल, यहाँ 1 मोल है तो यहाँ पर भी 1। यानी यूं सोचो कि 2 इलेक्ट्रॉन के पास 2 ऑप्शन है, या तो वो एक B+2 को डिपॉजिट करे, या वो 2 A+2। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन, एक नहीं, या तो दोनों जगह एक सोचो या दोनों जगह 2 सोचे, यानी फॉर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन ये देखेंगे कि कहां पर ज्यादा डेल्टा जी में, यानी कहां पर डेल्टा जी में चेंज ज्यादा नेगेटिव है, वो रिएक्शन पहले होगी। यानी कहां पर डेल्टा जी में चेंज ज्यादा नेगेटिव है, बट फॉर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी यहां 2 तो यहां पर भी 2, मतलब दोनों का एन जो है वो क्या हो गया? वो अलग अलग नहीं होना चाहिए। तो अब दोनों का डेल्टा जी में डिफरेंस ही किसके कारण आएगा? जिसका ई ज्यादा वही पहले डिपॉजिट हो। तो डेल्टा जी से जब आप कंपेयर कर रहे हो तो इसको रादर हम ये बोल दें फॉर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या डेल्टा जी पर मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी डेल्टा जी बाय एन कर दो इसको, यानी यहां पर भी उतने ही इलेक्ट्रॉन, यहां पर भी
उतने ही इलेक्ट्रॉन, डेल्टा जी पर मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये वैल्यू जिसके लिए ज्यादा नेगेटिव होगी वो पहले डिपॉजिट होगा। और ये किसके लिए ज्यादा नेगेटिव होगी? जिसका ई ज्यादा होगा। यानी ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इनफैक्ट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा अच्छा तरीका है कंपेयर करने का, क्योंकि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसको, इस रिएक्शन को आप किसी से भी मल्टीप्लाई करो वो तो चेंज होगा नहीं। तो रादर देन डेल्टा जी से आप ये सोचो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से, जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा होगा वो पहले डिपॉजिट होगा, उसमें कोई गड़बड़ नहीं है। लेकिन डेल्टा जी से जब भी बोलोगे तो केवल डेल्टा जी नहीं बोलोगे, डेल्टा जी पर मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, डेल्टा जी पर मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी substance having more negative value of delta G by n will be deposited first। और अब इससे आंसर में कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से भी वही आंसर आएगा, डेल्टा जी से भी वही आएगा। इनफैक्ट इसका एक एप्लीकेशन मैं आपको और बता देता हूं। इलिंगम डायग्राम पढ़ चुके हो? क्या कहता है, क्या स्टेट, उससे क्या कंक्लूड करते हो, कौन किसको ऑक्सीडाइज कर पाएगा, कौन किसको रिड्यूस कर पाएगा? हाँ, नीचे ऊपर कुछ करते हैं ना। ऑब्वियस सी बात है, वहां पर क्या हो रहा है, किसी एक का ऑक्सीडेशन तो किसी एक का रिडक्शन। भाई सारी रिएक्शन जो कर्व होते हैं वो तो सब ऑक्सीडेशन के ही होते हैं। जैसे मैग्नीशियम प्लस O2 कन्वर्टिंग इनटू MgO, एल्यूमिनियम प्लस O2 कन्वर्टिंग इनटू। अब क्वेश्चन आता है कि क्या एल्यूमिनियम ऑक्साइड को मैग्नीशियम जो है वो रिड्यूस कर सकता है या नहीं कर सकता? तो जब एल्यूमिनियम ऑक्साइड को मैग्नीशियम रिड्यूस करेगा तो ये तो एल्यूमिनियम में कन्वर्ट हो जाएगा और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी इसका ऑक्सीडेशन होगा और इसका रिडक्शन। ऐसे ही करते हो। और ओवरऑल इसका डेल्टा जी क्या होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए। यानी नीचे वाला ऊपर वाले को क्या कर देता है? क्यों? क्योंकि मान लो इसका डेल्टा जी है -100, इसका डेल्टा जी है -50। तो ये इलिंगम डायग्राम में नीचे, क्योंकि -100 है, ये ऊपर। अब आपको लेकिन इस रिएक्शन के लिए इसको उल्टा करना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस ये, लेकिन ये ज्यादा नेगेटिव, तो ओवरऑल डेल्टा जी नेगेटिव, यानी ये रिएक्शन फिजिबल हो। मतलब मैग्नीशियम एल्यूमिनियम को क्या कर सकता है, रिड्यूस। वहां पर जब डेटा गिवन होते हैं इलिंगम डायग्राम में, अगर सारी रिएक्शन क्या होनी चाहिए, बैलेंस, क्योंकि मैंने अभी कहा कि डेल्टा जी की वैल्यू बैलेंसिंग के साथ चेंज होती, डेल्टा जी की वैल्यू बैलेंसिंग के साथ चेंज होती है। तो आपने कभी नोटिस किया, जैसे एल्यूमिनियम वाली रिएक्शन अगर है तो उसको कैसे बैलेंस किया जाता है वहां? इसको कैसे बैलेंस करूं? 2 एल्यूमिनियम और कभी देखना वहां पर बैलेंसिंग कैसे होती है। ये बैलेंसिंग नहीं होती वहां। वहां पर जितनी भी बैलेंसिंग होती है उसमें ऑक्सीजन का कोफिशिएंट 1 होता है, ऑक्सीजन का कोफिशिएंट 1 होता है, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, सब जगह। उसके लिए इसके कोफिशिएंट कुछ भी होंगे, इसके कोफिशिएंट कुछ भी होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ कॉमन क्या है, जैसे वहां कॉमन इलेक्ट्रॉन था, यहाँ कॉमन क्या है, ऑक्सीजन। तो वहां जैसे फॉर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी पर मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर मोल ऑफ ऑक्सीजन, पर मोल ऑफ ऑक्सीजन जिसका डेल्टा जी ज्यादा नेगेटिव होगा वो रिएक्शन पहले होगी, यूं कह तो अगर कहीं पर भी ऐसा लिखा हुआ है कि ऑक्सीजन के मोल सेम नहीं है तो पहले दोनों को मल्टीप्लाई करो, डेल्टा जी निकालो, इस तरह से करो कि दोनों जगह ऑक्सीजन के मोल्स, डिसाइड करना कि क्या वो रिएक्शन होगी
या नहीं है। देखना एक बार वापस इलिंगम डायग्राम को कि उस एल्यूमिनियम वाली रिएक्शन को ऐसे बैलेंस किया गया है या किसी और तरीके से। तो वहां पर इक्वल नंबर ऑफ ऑक्सीजन, इसीलिए डेल्टा जी से कभी भी कंपेयर करो, यार ये रिएक्शन पहले होगी, ये रिएक्शन पहले होगी। पहली चीज तो दोनों रिएक्शन में कोई ना कोई सब्सटेंस कॉमन होना चाहिए, चाहे वो इलेक्ट्रॉन भी हो। अगर दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो वो अपनी इच्छा से होगी, अपनी इच्छा से होगी, कोई लेना देना नहीं है, आप कंपेयर ही नहीं कर सकते। बट दोनों में अगर कोई एक चीज कॉमन है तो भाई वो पहले किसके साथ रिएक्ट करेगा, सीधी सी बात है ना। उसके बाद एक सब्सटेंस सी है, उसके बाद ए के साथ रिएक्ट करने का भी ऑप्शन है, बी के साथ रिएक्ट करने का भी ऑप्शन है। अब सी ए के साथ करे या बी के साथ करे, तो वो क्या करेगा, जिसके साथ यानी सी के एक मोल से जहां ज्यादा नेगेटिव चेंज हो रहा है डेल्टा जी में, वो पहले वहां पर रिएक्ट करेगा। और जहां डेल्टा जी ज्यादा नेगेटिव, वहां पर यूनिवर्स की एंट्रोपी ज्यादा बढ़ेगी एट द एंड। क्यों ऐसा हो रहा है, आप ये भी पूछ सकते हो डेल्टा जी से क्यों डिसाइड कर रहे हो। तो डेल्टा जी से डायरेक्ट किसको रिलेट करना पड़ेगा, एंट्रोपी। और दुनिया में एक ही क्राइटेरिया, अगर यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़ रही है तो वो प्रोसेस होगा, और दूसरा जिसके कारण ज्यादा बढ़ रही है वो पहले होगा, दूसरा उसके बाद स्टार्ट हो। तो ये याद रखना, क्योंकि जो क्वेश्चन मैंने पूछा है फंसाया जा सकता है। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वाला स्टेटमेंट भी लिखा हुआ है, डेल्टा जी वाला भी लिखा हुआ है। और इलिंगम डायग्राम में भी आप देख लेना, उस पर भी क्वेश्चन आ सकते हैं। और ऐसे क्वेश्चन ऑलरेडी कभी एक दो बार बहुत पुराने ओलंपियाड में आया हुआ है, जहां पर उन्होंने बैलेंसिंग कुछ और करके दे दी। हम क्या करते हैं, डायरेक्ट यहाँ 2 3 से कोई मतलब नहीं होता, हम तो केवल डेल्टा जी से देख लेते हैं। बट उसको कंपेयर करने से पहले दोनों के इक्वल मोल्स करने पड़ेंगे। ऐसा है तब होगा, अगर मोल्स बदल दूंगा ऑक्सीजन का तो नहीं होगा। लिखो जल्दी से। देखिए बातें बहुत सारी होती है छोटी छोटी, जिनको हमें पहचानना होगा। भारत की पॉपुलेशन 1.4 करोड़ 140 करोड़ है। 99% क्या कर रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं है, वो क्या सोच रहे हैं। वो सब अच्छा सोचने लग गए, सही से सोचने लग गए ना, सही से दिमाग लगाने लग गए, तो फिर 1% की कोई वैल्यू नहीं है। वो 1% भी नहीं, वो 1%, आधा परसेंट, 0.1% वो अलग सोचते हैं, उसी को बाकी सारे स्टार्टिंग में फॉलो नहीं करेंगे, बाद में उसको फॉलो करते हैं। वो उनको कुछ अलग दिखना चाहिए, ये नहीं कि हाँ डेल्टा जी अच्छा, अलग क्या दिखना चाहिए, ये अलग दिखना चाहिए। वो रिएक्शन अगर आपने इलिंगम डायग्राम देखा तो वहां पर ये नोटिस होना चाहिए कि यार ऐसा क्यों कर रखा है यहाँ पर। पढ़ लेते हैं इलिंगम डायग्राम, बस नीचे जो है ऊपर वाले को रिड्यूस कर देगा, हो गया इलिंगम डायग्राम खत्म। वो समझ में ही नहीं आया, कुछ नहीं समझ में आया, क्योंकि हमने वो चीज वहां पर देखी नहीं जो हमें देखनी थी भाई। वो चीज तो देखनी पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं। इसी में एक पॉइंट और आता है, एक और कॉमन से स्टेटमेंट पर थोड़ा सा बात करते हैं। चलिए फिर आते हैं, ए प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन कन्वर्टिंग इनटू ए। पानी में ए प्लस आयन है और एच प्लस आयन है, मैंने दोनों में इलेक्ट्रॉन भी बराबर बराबर रखे हुए हैं। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ए प्लस है हमारे पास। ए प्लस का पानी में आपने क्यों तो कोई सॉल्ट डाल दिया, जैसे NaCl होता तो Na प्लस, और तो यहाँ पर मैंने Na प्लस तो नहीं लिया, ए प्लस, और एक्वस सॉल्यूशन है तो H प्लस, यानी ये H प्लस पानी में किसके कारण आए हैं, वाटर के कारण। किसके कारण, वाटर के। इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है -0.3 वोल्ट, -0.3 वोल्ट। मान लेता हूं भी इसकी कंसंट्रेशन 1 mE है, और इसका ई नॉट भी आप सबको पता ही है कितना। क्वेश्चन ये आता है कौन पहले डिपॉजिट होगा, ए प्लस या H प्लस। H प्लस, क्योंकि उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा है।
हाँ लेकिन कह सकते हो सर आपने पूछा है तो A+ ही हो रहा होगा, नहीं? बाकी तो साफ साफ दिख रहा है H+, लेकिन बात सही है, H+ नहीं हो रहा, A+ हो रहा है। अब कह सकते हो सर अब और क्या बचा हुआ है, अब तो दोनों में इलेक्ट्रॉन भी बराबर बराबर है, तो फिर क्यों? क्योंकि अब तो इलेक्ट्रॉन भी अलग अलग नहीं है, तो जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा, और इलेक्ट्रॉन अलग अलग भी हो तब भी कह सकते हो सर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से, अभी आपने कहा है, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो दिख रहा है H+ का ज्यादा है। बट यहां पर अब मैं आपको पूछूं, अगर पानी से, जैसे आपने 1 लीटर पानी लिया और उसमें आपने A+ डाल दिया 1 मोल, ठीक है, यानी इसकी कंसंट्रेशन क्या हो गई 1m, मतलब पानी में राइट नाउ इसके 1 मोल है। अच्छा, 1 लीटर पानी में H+ के कितने मोल्स हैं? 1 लीटर पानी में आपने A+ डाला, ठीक है, इसके H+ के कितने भाई? बहुत सारे। कितने? बहुत सारे। 1 लीटर पानी में H+ के मोल्स, क्या पानी, अच्छा पानी के मोल्स बता दो पहले तो, पानी के मोल्स, पानी के मोल्स 1 लीटर में, हाँ कुछ सुनाई दे रहा थोड़ा थोड़ा, 1000/18, 1 लीटर यानी 1000 ग्राम पानी, 1000 ग्राम मतलब मोल्स में निकालूंगा तो 1000 / 18, 55.55। क्या ये पूरा ही आयोनाइज हो रहा है 100%? तो थोड़ा सा, तो H+ पता है बेट, KW की वैल्यू पता है, न्यूट्रल वाटर की pH पता है, हाँ या ना? तो कितनी होती है न्यूट्रल वाटर की pH? 7, यानी H+ आयन कंसंट्रेशन कितनी है? 10⁻⁻7, यानी H+ आयन के मोल्स कितने हो जाएंगे 1 लीटर में? ये कंसंट्रेशन, तो मोल्स के लिए मोल वॉल्यूम इनटू मोलरिटी, तो मोल्स कितने हो जाएंगे 10⁻⁻7 मोल, यानी राइट नाउ इस H+ के 10⁻⁻7 मोल्स है, इसके कितने मोल्स है 1 मोल। और अब आप कहते हो कि अगर आपने 1 फेराडे चार्ज पास किया तो आप A+ पहले डिपॉजिट होगा या H+, यानी 1 फेराडे चार्ज मतलब 1 मोल डिपॉजिट होगा, तो चलो इसका 1 मोल तो दिख रहा है पानी में, इसका 1 मोल तो नहीं दिख रहा, और जो है 10⁻⁻7 मोल, ये बोलो सर 10⁻⁻7, अरे 1 मोल चाहिए भाई, 10⁻⁻7 से क्या लेना देना है, वो तो बहुत ही, तो फिर ये 1 मोल H+ आयन आएंगे कहां से? मतलब अगर हम कहेंगे पानी में A+ डाला लेकिन डिपॉजिट कौन होगा सर H+, अरे 1 मोल H+ आयन है क्या? तो फिर हाँ, लेकिन H2O बहुत सारा है, तो क्या होगा सर? ये जरूर है, H+ तो जो राइट नाउ है वो बहुत कम है, लेकिन पानी बहुत सारा है, तो हम ये कहते हैं कि H2O जो है, जो अनआयोनाइज्ड H2O है, वो H+ में टूट जाएगा, और वो क्या देगा आपको H+, और ये H+ आयन जो है वो फिर क्या होंगे, डिपॉजिट हो जाएंगे H2 में, यानी यहां ओवरऑल रिएक्शन जो होगी वो क्या होगी, H2O प्लस इलेक्ट्रॉन कन्वर्टिंग इनटू हाफ H2 प्लस OH माइनस, और H2O बहुत सारे हैं, H2O 1 मोल नहीं, 55.55 मोल्स है, तो ये आप कह सकते हो H2O के बहुत सारे मोल्स है, और जो H+ के मोल्स है उन्हें तो भूल जाओ, देखो वो 10⁻⁻7 उनका होना या ना होना बेकार है। बट अब क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ पर रिएक्शन क्या हो रही है, रिएक्शन क्या केवल H+ आयन रिड्यूस हो रहा है, क्या H+ आयन केवल H2 में कन्वर्ट हो रहा? नहीं, पहले H2O से आपको H+ आयन तोड़ना पड़ेगा और फिर वो जाके रिड्यूस होगा, तो यहाँ एक रिएक्शन नहीं हो रही है, 2 रिएक्शन हो रही है, अगर 2 रिएक्शन हो रही तो इसका KW 10⁻⁻14, इसका E0 0, क्या आपको इसका E0 यूज करोगे जो रिएक्शन हो रही है उसका? क्या रिएक्शन ये हो रही है, कौन सी हो रही है? इसका क्या निकालना पड़ेगा आपको, निकाल चुके हैं पता आपको, इसका E0 यानी H2O कन्वर्टिंग इनटू H2, और ये वैल्यू -0.83 के आसपास ऐसे कुछ आई है, हाँ वो थोड़ी बढ़ा दी थी बट हाँ चलेगा, 8.8384 चलेगा,
ये ई नॉट की वैल्यू आई है। अब रिएक्शन ये नहीं हो रही है, रिएक्शन ये हो रही है। इनफैक्ट ये डेटा भी आप यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये डेटा भी किसका है, ई नॉट का, क्योंकि ये ई नॉट तब है जब यहाँ पर इस OH आयन की कंसंट्रेशन कितनी है 1, यानी पीएच 1 से 0, सॉरी पीएच की बात करूं तो 14, जबकि आपने पानी में केवल A+ डाला है, पानी में केवल A+ डाला है, तो यहाँ पर पीएच जो है हम मान रहे हैं अभी भी कितनी है 7। अगर 7 के अलावा कुछ और है तो उसको उस पर कन्वर्ट करना पड़ेगा, 2 है, 3 है, 4 है। अभी मैं मान रहा हूँ कि पीएच जो है वो कितनी है 7। तो यहाँ पर EH2O से H2 किस पीएच पर, एट पीएच 7। ई नॉट कितना है -0.83, -0.06 ले लेते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1। OH आयन कंसंट्रेशन, अगर H+ आयन 10 की पावर -7 है तो वो भी 10 की पावर, ये वैल्यू यहां आ जाएगी -0.83 प्लस 0.42 यानी -0. इसे बोला जाता है रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ वाटर। क्या बोला जाता है, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ वाटर, और वो भी किस पीएच पर 7 पर। तो अब हम ये मान रहे हैं कि पानी में जब हमने A+ डाला तो पानी की पीएच में अभी कोई चेंज नहीं हुआ है, पीएच अभी भी कितनी है 7। अब यहाँ पर दो रिएक्शन पॉसिबल है, एक तो A+ का रिडक्शन और दूसरा वाटर का रिडक्शन। किसका, और वाटर का रिडक्शन पोटेंशियल कितना है -0.41। कौन पहले होगा, A+, क्योंकि उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा है, वाटर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल उससे कम है। गलती कहाँ करते हैं हम, हमें लगता है H+ रिड्यूस हो रहा है, बस H+ नहीं हो रहा। अगर वो H+ वाटर से आ रहा है तो आप ये बोलो वाटर का रिडक्शन हो रहा है। जैसे लास्ट टू लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था AgCl वाली केस, AgCl यहां देखा जाए तो रिडक्शन किसका हो रहा है, सिल्वर का, यूं। बट ऐसे थोड़ी बोलो कि केवल सिल्वर का रिडक्शन हो रहा है, ये रिएक्शन अलग है और ये रिएक्शन अलग है। इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अलग है, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अलग है, दोनों सेम नहीं है। इसको लिखोगे तो ऐसे लिखोगे AgCl, इसको लिखोगे तो E0 Ag+ Ag। अब किससे कंपैरिजन होगा वो आपको देखना होगा। उसी तरह से यहां पर भी इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अलग है, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अलग है। बहुत बार एक स्टेटमेंट बोला जाता है जो कि गलत है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो H+ से ऊपर होंगे वो पहले रिड्यूस हो जाएंगे, H+ से नहीं, H2O से ऊपर होंगे वो वाटर में पहले रिड्यूस होंगे। और H2O का भी रिडक्शन पोटेंशियल का डेटा 0 वाला नहीं, एट pH 7। हाँ, अगर pH आप कह दो सर 6 है तो 6 पे निकालो, 2 है तो 2 पे निकालो, 10 है तो जो है रियलिटी उस पे करोगे। सही चीज ये है, जो हम बोलते हैं जो सोचते हैं वो सही नहीं है कि H+ से पहले जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। जो H ऊपर है H+ के ऊपर वो H+ से पहले रिड्यूस होंगे, जो H+ के नीचे है वो बाद में होंगे। कंपैरिजन H+ से नहीं, कंपैरिजन 0 से नहीं, कंपैरिजन -0.41, -0.4। अब आपको लिखना कैसे वो बताता हूं। यहां इसके जस्ट बाद हेडिंग डालो रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ वाटर, उसके बाद इधर देखो ये लिखोगे पहले, उसके बाद ये डेरिवेशन, ये दोनों लिखने के बाद फिर यहां पर आओ, फिर ये लिखना, ये लिखना, और कौन सी रिएक्शन लिखना, और इसका E लिखोगे किस पर, pH 7 पर। हाँ, मैं इसमें एक चीज और बता दूं, अगर आपने इसी पानी में बाहर से HCl डाल दिया, 1-2 मोल HCl डाल दिया, तो अब हमें पानी से H+ आयन नहीं तोड़ने पड़ेंगे, फिर HCl तो वैसे आयनाइज है, तो फिर आप किससे कंपेयर कर सकते हो, H+, क्योंकि अब हमें पानी से H+ आयन को नहीं तोड़ना। ये तब है जब आपको H+ आयन किससे मिल रहा है, पानी से मिले। तो दोनों केसेस अलग अलग, वैसे ज्यादातर पानी से ही होता है, बाहर से हम इस तरह से कोई HCl
नहीं डालते। तो यहाँ पर यूं कह दो इसका तो कोई लेना देना ही, कंपैरिजन इससे और इससे होगा, और कौन पहले डिपॉजिट होगा, A प्लस। तो सबसे पहले ये लिखो, फिर ये लिखो, फिर ये एग्जाम्पल लिखो। वीक एसिड से निकालना पड़े, जैसे यहाँ KW पिक्चर में आया, K आएगा, उसमें K आएगा पिक्चर में, बिल्कुल आएगा। गलत कॉन्सेप्ट एक तो आसान होते हैं, और जो आसान हो जाता है वो बड़ा कन्विंसिंग हो जाता है, सही सही लगने लगता है। जो कॉन्सेप्ट टफ होता है तो उस पर यार ये सही है या नहीं है, और वहां डाउट क्रिएट होता है। बट सही तो यही है जो मैं आपको बता रहा हूं। आवाज नहीं आई? वो तो फिर इसीलिए तो बैटरी लगानी पड़ेगी ना, नहीं तो सेल लगाओगे तभी होगी ना। क्या बोला था, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो रिएक्शन होती है उसका सेल पोटेंशियल नेगेटिव ही होता है। सेल लगाओगे तो उसका ई पॉजिटिव होगा, तभी जाके वो रिएक्शन होगी, अदरवाइज तो ये रिएक्शन अपने आप ही हो जाएगी ना। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जितनी भी रिएक्शन हो रही है उसका ई नोट या ई जो है वो नेगेटिव ही होगा, तभी आपको बैटरी की जरूरत पड़ेगी, अदरवाइज तो वो अपने आप। और इसी तरह से ये तो रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ वाटर हुआ। ये पूरा लिखने के बाद, वो एग्जांपल लिखने के बाद फिर लिखना ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ वाटर। अब हम सबको अगेन ये भी पता है कि पानी का ऑक्सीडेशन भी होता है, बट यहां पर भी मैं आपको बता दूं, अगर ये OH आयन पानी से आ रहे हैं तो O2 प्लस ट्वाइस H2O 4 इलेक्ट्रॉन, ओवरऑल रिएक्शन जो होगी वो यहाँ पर इन दोनों का समेशन ट्वाइस H2O कन्वर्टिंग इनटू O2 प्लस 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, और इसका जो E नॉट होता है H2O से O2 ये आता है -1.23। ये सब आप NCERT से पढ़ सकते हो। आपको लग रहा है सर कुछ अलग से पढ़ा रहे होंगे, बड़ी NCERT खोल के पढ़ना, सब मिलेगा, सब मिलेगा NCERT में, और कहीं की बात नहीं कर रहा हूं मैं। आपको लग रहा है नहीं तो जाके पढ़ लेना, NCERT के पेज पर ये सब दिख जाएगा आपको। लेकिन ये डेटा भी काम का नहीं, क्योंकि ये तो क्या है, ई नॉट है। ई नॉट मतलब H प्लस आयन कंसेंट्रेशन 1 यानी pH 0। ई नॉट से क्या निकालना पड़ेगा, नेक्स्ट इक्वेशन लगानी पड़ेगी। मैं यहाँ पर डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, आप लगा देना किस पर, pH, और ये आता वैल्यू -0.81। ये नियर बाई वैल्यूज है, ध्यान रखना, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, +- 0.1 0.2 के आसपास चलेगा, क्योंकि यहाँ हमने अप्रोक्सीमेशन किए हैं 0.06 और इस तरह से, तो वो कोई, यानी दो वर्ड्स पहले तो याद होने चाहिए, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ वाटर, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ वाटर। एक्वस सॉल्यूशन की जब भी बात आती है, आपने पानी में कुछ NaCl KCl डाल दिया, अब आप कह रहे हो कि H प्लस भी है पानी में, OH आयन भी है, बट ये H प्लस और OH आयन कहाँ से है, पानी से। अगर पानी से है तो फिर ये मत बोलो कि H प्लस का रिडक्शन हो रहा है या OH आयन का रिडक्शन ऑक्सीडेशन हो रहा है, अब आपको क्या बोलना पड़ेगा, वाटर का रिडक्शन हो रहा है, वाटर का, हाँ स्टेप ब्रेक करना पड़ेगा। केवल दिमाग में ये नहीं कि OH आयन से O2 बन रही है, पहले ये सोचो H2O से OH आयन और OH आयन से O2, दो स्टेप में। ओवरऑल लिखना चाहो तो ये लिख सकते हो। तो पानी का रिडक्शन, पानी का ऑक्सीडेशन, तो अगर आप ऑक्सीडेशन को कंपेयर कर रहे हो कि किसका ऑक्सीडेशन पहले होगा,
यानी यहां पर जो आपने कंपेयर किया Cl आयन और OH आयन, तो ये डेटा OH आयन का नहीं होगा, H2O का होगा। ये डेटा H2O का होगा, यानी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ वाटर। एनसीईआरटी में देख लेना, यही रिएक्शन, वहां पर Cl आयन का कंपटीशन लिखा हुआ है H2O से, कि Cl आयन पहले होगा या H2O पहले होगा, यानी ऑक्सीजन बनेगी या Cl2, ऑक्सीजन बनेगी या Cl2, लेकिन कंपेयर किसको कर रहे हैं। अभी इसमें एक पॉइंट और है, वो मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, वो तो और मैं लास्ट में बताऊंगा। तो कुल मिला के रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ वाटर और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ वाटर पानी से कंपैरिजन होना चाहिए, एक्वस सॉल्यूशन अगर है तो H+ और OH आयन से नहीं। रिएक्शन लिखते वक्त देखो क्या आसान लगता है कि ठीक है हमने केवल ये रिएक्शन लिख दी, आप क्योंकि OH आयन लिखते हो तो क्या होता है, दिख जाता है अच्छा सर ये OH आयन एनायन है तो एनोड पे जा रहा होगा, H+ आयन है तो किस पे जा रहा होगा, कैथोड पे, तो दिखने में थोड़ा ठीक लगता है। बट H2O सर ये कहाँ जाएगा, हाँ H2O एनोड पे भी जा सकता है और H2O कैथोड पे भी जा सकता है, पानी का रिडक्शन भी हो सकता है और पानी का ऑक्सीडेशन भी हो सकता है, वो दोनों हो सकता है, उसका वो डिपेंड करेगा बाकी आयन कौन सा है, उस पर डिपेंड करेगा कि पानी का रिडक्शन होगा या पानी का ऑक्सीडेशन। तो चलिए एट द एंड अब हम जो यहाँ पर आ रहे हैं, बेसिकली हमारा पर्पस क्या कि एक से ज्यादा आयन है तो हमें ये डिसाइड करना कि कौन पहले रिड्यूस होगा और कौन बाद में। तो अब आपको इन सब के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के डेटा दे रखे होंगे, वाटर के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के डेटा हमें याद हो गए, तो हम बता सकते हैं कि कौन पहले होगा कौन बाद में। हाँ बट उसके लिए Na+ का डेटा होना चाहिए, Cl आयन का डेटा होना चाहिए, क्योंकि हमने वाटर के डेटा याद किए हैं, बाकियों के हम याद नहीं कर रहे हैं। तो जिसका ज्यादा होगा कह दो वो पहले डिपॉजिट होगा। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या होती है, क्वेश्चन जेई में ऐसे भी आए हुए हैं जहां डेटा गिवन होता है कि इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इतना, इसका इतना, इसका इतना, बताओ कौन पहले होगा कौन बाद में होगा। बट ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं जहां पर हमारे पास कोई डेटा नहीं होता है और पूछ लिया जाता है कि कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, बताओ कौन पहले डिपॉजिट होगा। अब कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन है तो उसमें कॉपर आयन भी है, सल्फेट आयन भी है, H+ आयन भी है। और अब अगर डेटा नहीं दिया हो तो क्या करें, तो देखो हर केस में तो आप आंसर नहीं बता सकते, इतने सारे केसेस हैं, इतने सारे क्यों, किसका ज्यादा है किसका कम वो हमें नहीं पता, बट कुछ केसेस में हम याद रख सकते हैं। तो अगर डेटा नहीं गिवन हो तो मैं बात कर रहा हूं, है ना, इफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज आर नॉट गिवन, तो इन केस ऑफ केटायन, इनके आंसर शायद आप लोगों को पता है, इन केस ऑफ कौन से आयंस पहले डिपॉजिट होते हैं, आयंस ऑफ कॉपर, मरकरी, सिल्वर, प्लेटिनम, गोल्ड। अगर इनके आयंस हैं तो ये H+ से पहले मतलब वाटर से पहले रिड्यूस होंगे, तो इनके आयंस ऑफ कॉपर गोल्ड विल बी डिपॉजिटेड in preference to H+ from water। इसको याद करने का तरीका भी शायद पता होगा, CHAPA, छापा, छापा, छाप देना, छप गया होगा। और वे अगर इनके आयंस है तो ये H+ से पहले डिपॉजिट होंगे, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, प्लेटिनम एंड गोल्ड। छप गया, याद हो गया पक्का। वैसे देखा जाए तो ये सब इनर्ट नेचर के ही हैं, इनर्ट नेचर मतलब इनकी आयंस में रहने की टेंडेंसी बहुत कम, जैसे होता है ना मैग्नीशियम, सोडियम, जिंक, ये सब रिएक्टिव मेटल्स में ज्यादा काउंट होते हैं, मतलब इनकी रिएक्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा होती है, मतलब आयंस में जाने की टेंडेंसी ज्यादा। इनर्ट नेचर का मतलब यार वो आयंस में नहीं जाना चाहते, अगर आयंस में भी है तो वापस किस में आना चाहते हैं, मेटल्स में। तो ये वो उस तरह से हो गया, तो इनकी टेंडेंसी ज्यादा होगी। ध्यान रखना, विल बी डिपोजिटेड इन प्रेफरेंस टू H+ आयन फ्रॉम H2।
यहाँ लिखा H+ है लेकिन ये H+ आ किससे रहे हैं, यानी कंपैरिजन पता है किससे हो रहा है, -0.41 से, 0 से नहीं हो रहा है, 0 से नहीं हो रहा है। कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल -0.34 होता है, -0.34, H+ का 0। तो इसे देखा जाए तो कौन पहले डिपॉजिट होना चाहिए, H+, बट हो कौन रहा है, क्यों, कॉपर का -3.34 है तो वाटर का -0.41 है, कौन पहले होगा, कॉपर। समझ में आ रही है, लग रहा है सही पढ़ा रहा हूँ या गलत गलत पढ़ा रहा हूँ, ऐसा लग रहा है सब गलत पढ़ा रहे हो सर, हैं। डेटा देख लेना, कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल -0.34, बट कॉपर पहले डिपॉजिट हो रहा है H+ से, जबकि उसका माइनस में है क्योंकि H+ का 0 है ही नहीं, है कितना, -0.4, उससे कंपैरिजन हो रहा है, चल जाता है सब ठीक है। वही वाली तो थी, कोई सच एक बोलता है झूठ 100 बोलते हैं तो नहीं, चलिए याद रहेगा। और यहां पर भी एक चीज बता दूं, मोर देन वन आयन में भी हम सॉल्यूशन में 2 ही आयन है। आप मुझसे पूछो सर सिल्वर पहले होगा या मरकरी, नहीं पता। यहां पर भी जो हम बात कर रहे हैं पता क्या बोल रहे हैं, इनमें और H+ में कंपटीशन, यानी इनमें से कोई एक आयन और H+। अगर आप कहते हो सर गोल्ड भी और प्लेटिनम भी है, कौन पहले होगा, नहीं पता। यानी सॉल्यूशन में 2 ही आयंस की बात कर रहे हैं अभी भी, और 2 ही कैटायन में एक तो फिक्स है H+, दूसरा कुछ भी हो सकता है, यानी कंपैरिजन केवल हम किससे कर रहे हैं, H+। अगर आप पूछो कॉपर और सिल्वर में कौन होगा, नहीं पता। सिल्वर गोल्ड में कौन होगा, नहीं पता। कॉपर H+ में कौन होगा पता है, सिल्वर H+ में कौन होगा वो पता है। और इन केस ऑफ एनायन, और मैं एक और चीज बता दूं, ये इन जनरल बात करें, अब आप कहते हो नहीं सर एक और आयन मेरे को मिला वो भी तो H+ से पहले हो जाता है, हो जाता होगा भाई, दुनिया के सारे आयंस की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम कुछ सिंपल से केसेस की बात कर रहे हैं जो ये है। और कोई हो सकता है जो H+ से पहले डिपॉजिट हो, फिर डेटा बेस्ड है, तो सिंपल से केसेस में याद कर रहे हैं जो हमें याद रखना है। बाकी जगह आएगा तो वैल्यूज दे रखी होगी, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इतना, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इतना। इन केस ऑफ एनायंस अगर हम बात करें तो जनरली सॉल्यूशन में एनायन क्या होते हैं, सल्फेट आयन, नाइट्रेट आयन, वही OH आयन फ्रॉम, मैं हर जगह इसीलिए लिख रहा हूं OH आयन फ्रॉम वाटर, क्योंकि ये NaOH से नहीं है। Cl आयन, ब्रोमाइड आयन, आयोडाइड आयन, सबसे पहले होता है आयोडाइड आयन। यहाँ पर आप इनमें भी थोड़ा कंपैरिजन कर सकते हो, आयोडाइड आयन, ब्रोमाइड, क्लोराइड, OH, नाइट्रेट, और बट यहाँ कोई सीक्वेंस मत बना लेना। यहाँ बनाई तो सर यहाँ पर भी आपने सर गोल्ड को तो सबसे इधर लिखा था ना, तो गोल्ड पहले होगा फिर प्लेटिनम बाद में होगा। सबसे ज्यादा इसकी, सबसे कम टेंडेंसी सल्फेट आयन की, राइट। ऑर्डर आपको याद होना चाहिए, बट ये ऑर्डर जो मैंने लिखवाया है ये इन जनरल है, ये बदल सकते हो आप। आपने कुछ और सब्सटेंस डाले 3-4, हो सकता है ये ऑर्डर वहां पर बदल जाए। तो ये क्वेश्चन देखो सीधी सी बात है, अभी क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हुआ तो हम इस ऑर्डर को फॉलो करेंगे, लेकिन इसमें मैं आपको 1-2 पॉइंट्स बता देता हूं। फॉर डाइल्यूट Cl आयन सॉल्यूशन, ये कुछ पड़ा हुआ है या फॉर डाइल्यूट Cl आयन सॉल्यूशन, अगर Cl आयन की कंसंट्रेशन कम है तो Cl आयन से पहले फिर कौन हो जाएगा, OH माइन। अब क्वेश्चन आता है सर डाइल्यूट किसे मानेंगे, 0.1 को या 0.01 को या किसको, नहीं, लिखा होना चाहिए डाइल्यूट। अगर 0.1 लिखा हुआ है, 0.01 लिखा हुआ है, 0.2 लिखा हुआ है, नहीं, कौन पहले होगा, Cl आयन। बट अगर वहां लिखा हुआ डाइल्यूट Cl आयन तो Cl आयन से पहले OH, यानी वर्ड क्या होना चाहिए, डाइल्यूट। और फॉर कंसंट्रेटेड सल्फेट आयन सॉल्यूशन, सल्फेट आयन पहले होगा देन OH। हाँ, लेकिन इसके लिए सल्फेट आयन की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होनी, बट वो कितनी ज्यादा हमें उसे मतलब नहीं, हमें नहीं पता कितनी ज्यादा। बट अगर लिखा जाए कंसंट्रेटेड सल्फेट आयन है तो कह दो सर सल्फेट आयन पहले होगा, डाइल्यूट Cl आयन है तो OH आयन पहले होगा। ये नहीं कि सर ने आपने ऐसे 2 वर्ड लिखा है तो सर ऐसे ही एग्जाम में डाइल्यूट ब्रोमाइड आयन भी था तो मैंने उसके लिए भी चिपका डाला उसको, जिसका लिखा है
उसी का, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। डाइल्यूट ब्रोमाइड आयन की केस में ब्रोमाइड आयन से पहले OH आयन, बट गारंटी नहीं। तो बात हम इन्हीं की कर रहे हैं, उसके अलावा कुछ भी पॉसिबल है। देखो 2 ही चीजें हैं, लेकिन वो सब डेटा बेस्ड हो जाता है। जो क्वेश्चन आते हैं उसी पर हम बात करें, तो ये अगेन आपको याद अच्छी तरह से रखना है। वैसे सल्फेट आयन नाइट्रेट आयन को ऑक्सीडाइज करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि NiN है तो एनोड पे जा रहे हैं, एनोड पे जाएंगे तो इनका क्या होगा, ऑक्सीडेशन। तो इनको ऑक्सीडाइज करना बहुत मुश्किल है। जैसे 1-2 छोटे क्वेश्चन और पूछ लेता हूँ। Cl आयन का ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनेगा, क्या बनेगा? OH आयन का ऑक्सीडेशन होगा तो O2, पानी की रिएक्शन। ब्रोमाइड आयन का ऑक्सीडेशन होगा तो, अच्छा ये बताओ, सल्फेट आयन का ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनेगा? SO2 या SO3? हाँ, SO2 3। किसका ऑक्सीडेशन हुआ यहाँ? सल्फर का। यहाँ क्या है ऑक्सीडेशन स्टेट? यहाँ क्या है? ऑक्सीडेशन हो गया। यहाँ पे +6, यहाँ पे +6 ऑक्सीडेशन। अच्छा तो क्या +2, सॉरी SO2, SO2। तो फिर ना तो SO2 बन रहा है ना SO3 बन रहा है, फिर क्या बन रहा है? S2 किसका ऑक्सीडेशन हुआ? सारे कंपाउंड बोल दो, तुम सब बोल दो। किसका हुआ भाई? +6 से +2 ऑक्सीडेशन। अरे सल्फर ऑलरेडी +6 में है, उससे ज्यादा उसका ऑक्सीडेशन। तो सल्फर का इस तरह के कंपाउंड मत बोलो, यहाँ ऑक्सीडेशन जो होता है वो सल्फर का नहीं होता। H2O8 2- किसका हुआ ऑक्सीडेशन? यहाँ सारी ऑक्सीजन -2 में है, यहाँ 2 ऑक्सीजन परऑक्साइड -1 में, यानी ऑक्सीडेशन किसका हुआ? ऑक्सीजन। बट ऑक्सीजन को ऑक्सीडाइज करना इतना आसान काम नहीं है, तो इसीलिए इसका जो E0 होता है ना, वो -2.01 इसी के आसपास होता है, और -2 वोल्ट बहुत कम है। मतलब इसको ऑक्सीडाइज करना मतलब बहुत एनर्जी, बहुत एफिशिएंसी इस तरह से चाहिए। तो जनरली सल्फेट आयन ये रिएक्ट ही नहीं करते। तो ये एक डेटा थोड़ा बहुत, एक तो बन क्या रहा वो भी थोड़ा याद रहे, और इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एग्जैक्ट डेटा नहीं, बट इतना जरूर याद रहे कि सल्फेट आयन को ऑक्सीडाइज करना बहुत में। चलो एक डेटा आपको देता हूँ, NO3 से क्या बनेगा। अभी तो ये लिखो, इसको बताना नेक्स्ट क्लास में कुछ मिल जाए तो, क्योंकि यहाँ पर भी नाइट्रोजन का तो नहीं हो रहा, क्योंकि नाइट्रोजन इज ऑलरेडी इन +5। चीजें छोटी सी है, लेकिन सही तरह से पढ़ो तो उसमें बहुत कुछ निकल आता है। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, जेई में एक क्वेश्चन दे दे सल्फेट आयन के ऑक्सीडेशन से क्या बनता है, जनता देखना, SO2 SO3 SO2 SO3 से आगे तो बढ़ेंगे नहीं। मतलब H2O8 लिख दो, कोई नहीं टिक करेगा। एक H2O8 2- लिख दो, एक H2O3 लिख दो, ऐसा कुछ लिख दो एक, और एक सिंपल सा लिख दो SO3। 99.9% वो SO3 आएगा। ऑक्सीडेशन हो रहा है साहब, चेक भी नहीं करेंगे। खैर ये हरकतें जेई एडवांस वाले करेंगे, मेंस वाले नहीं करेंगे। मेंस वाले करेंगे तो गलती से करेंगे, वो पहले आंसर वो भी SO3 देंगे, और फिर मानेंगे भी नहीं। ये भी मान लो मैं, ये भी कंफर्म है, वो नहीं मानने वाला। इस बार जैसे सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन था, उनको चेंज ही नहीं किया उन्होंने। वो एक्स आंसर आ रहा था X1.5, आई थिंक Y2 ऐसा ही कुछ था, या Y1 होगा या ऐसा कुछ होगा। तो X3 Y2 उन्होंने चेंज ही नहीं किया। चारों में से एक भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा था, उन्होंने नहीं किया।
क्या करो उसका। अब जिनका छोड़ दिया, वो किसी ने गलत टिक कर दिया, वो मजे ले रहा है आराम से कि मेरा तो सही हो गया। तो अच्छा खासा डिफरेंस है, एक वो +4 लेके बैठा है, एक कोई -1 लेके बैठा है, 5 मार्क्स 1000 रैंक का डिफरेंस आता है इसके कारण। चलो वापस इस पर आते हैं, ये याद रखना। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन में बेसिकली अभी तक तो हम ये कह रहे थे कि अच्छा आप इतने करंट चार्ज है तो कितना क्या डिपॉजिट होगा, तो उसमें एक स्टेप और ऐड हो जाएगी। पहले आपको ये देखना पड़ेगा अगर एक से ज्यादा केटायन और एक से ज्यादा एनायन है तो दोनों में से पहले कौन डिपॉजिट होगा, वो आपको और चेक करना होगा। उसके बाद जैसे ही पता चला कि नहीं ये पहले हो रहा है ये बाद में हो रहा है, तो फिर क्वेश्चन तो वही आएंगे कि अच्छा बताओ उसका कितना मास प्रोड्यूस होगा, कितना वॉल्यूम होगा, इसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे। तो यहाँ पर लेट्स से पहले देखो फिर बनाना। बोलिए। मिटाना नहीं था तो अब कुछ नहीं हो सकता। और कुछ के अलावा कुछ पूछना है तो बोलो। लेट्स, टाइम हो गया ऐसा। NaCl का एक्वस सॉल्यूशन है, आपको बताना एनोड पर क्या रिएक्शन होगी, कैथोड पर क्या होगी, फाइनली नेचर, उस पर अभी मैं आता हूं। एनोड पर किसमें कंपटीशन होगा, Cl- और OH-। एक्चुअली OH बोलना इसलिए पड़ता है एनायन एनायन दिखा, बट ये OH आयन कहां से आ रहा है, पानी से। तो Cl आयन पहले होगा या OH आयन, कौन पहले होगा, Cl, यानी Cl आयन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Cl2 +2 इलेक्ट्रॉन। कैथोड पर क्या होगा, Na+ और H+, H+, Na+ तो रिएक्टिव है, ये पहले होते हैं, और बाकी मेटल्स जो है वो H+ के बाद में। तो कौन पहले होगा, H+, यानी H2O +2 इलेक्ट्रॉन कन्वर्टिंग इनटू H2 + ट्वाइस वाटर का रिडक्शन हो रहा है। H+ से H2 मत लिखो, रिएक्शन किसकी लिखो, वाटर। देखो थोड़ी टफ जरूर है लेकिन सही यही है। थोड़ी प्रॉब्लम आएगी लेकिन फिर कभी गलत नहीं होंगे क्वेश्चन, नहीं तो हमेशा गलत होंगे। अब यहाँ बात आती है सर नेचर से क्या मतलब आपको, तो जब आपने पानी में NaCl डाला तो इनिशियली सॉल्यूशन न्यूट्रल था। NaCl के कारण ना तो एसिडिक होता ना बेसिक होता है, लेकिन अगर आपने थोड़ी देर तक इलेक्ट्रोलाइसिस किया तो थोड़ी देर में सॉल्यूशन जो है वो या तो एसिडिक हो जाएगा या बेसिक हो जाएगा। अब राइट नाउ बताओ ये सॉल्यूशन क्या होगा, एसिडिक होगा या बेसिक होगा, क्योंकि क्या प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो सॉल्यूशन की नेचर क्या हो जाएगी, बेसिक। अभी तक क्वेश्चन आ रहे थे कि बताओ Cl2 कितना प्रोड्यूस होगा, H2 कितनी प्रोड्यूस होगी, इक्विवेलेंट्स बराबर होंगे। अब एक क्वेश्चन यहाँ हो रहेगा, सॉल्यूशन की पीएच भी बताओ। आसान है, जितने इक्विवेलेंट Cl2, जितने इक्विवेलेंट चार्ज, जितने इक्विवेलेंट हाइड्रोजन, उतने ही इक्विवेलेंट OH, और OH आयन का एन फैक्टर 1। तो OH आयन के क्या पता चल गए, मोल्स। मोल्स से क्या निकाल सकते हो, पीएच। मोल्स से फिर कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन से पीएच। एक छोटी सी स्टेप, यानी OH आयन के इक्विवेलेंट उतने ही है, जितने इक्विवेलेंट OH आयन के उतने ही मोल्स। मोल्स को किससे डिवाइड करो, वॉल्यूम से, और आपको क्या मिल गई, OH आयन। अगर सॉल्यूशन मान लो कॉपर सल्फेट का है तो एनोड पर सल्फेट आयन और OH आयन, कौन पहले जाएगा, OH आयन। मतलब H2O का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, O2+ कैथोड पर, कॉपर और H+ में सॉल्यूशन एसिडिक या बेसिक, साफ साफ दिख रहा है, क्योंकि पानी से H+ भी आए, OH आयन भी आए। OH आयन किस में चले गए, O2 में, तो H+ आयन बच गए। सॉल्यूशन विल बी, क्या पीएच निकाल सकते हैं, सबकी इक्विवेलेंट्स क्या होंगे, बराबर। CuCl2, अब क्या होगा, इधर, यानी ना तो वाटर का रिडक्शन होगा ना ही वाटर का कॉपर और क्लोराइड का होगा, तो सॉल्यूशन जैसा था, ना तो H+ बन रहे ना OH आयन बन रहे, तो सॉल्यूशन विल बी
ना एसिडिक होगा ना बेसिक। और फाइनली Na2SO4 अगर है तो सल्फेट आयन या OH आयन, twice H2O converting into O2 plus 4H plus इधर सॉल्यूशन एसिडिक बेसिक न्यूट्रल, एसिडिक क्यों? 4H प्लस आयन है, एक काम करते हैं इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर वही गड़बड़, जितने इक्वलेंट H प्लस उतने इक्वलेंट OH माइनस, यानी सॉल्यूशन। बात समझ में आई? ऐसे तो इसको यानी या तो इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन करो, यहाँ 4 तो यहाँ पे भी 4 करो, तो बात वही आ जाएगी, यहाँ 4H प्लस यहाँ 4H, या सीधा सीधा जितने इक्वलेंट HO2 के उतनी H प्लस के उतनी H2 के उतनी सबके इक्वलेंट्स बराबर होंगे। ये ज्यादा नहीं पढ़ा रहा हूं मैं, बहुत लिमिटेड फोकस्ड, इधर उधर की कोई बात नहीं, बट वो चीज पढ़ा रहा हूं जिससे 99% 99 शायद ज्यादा हो जाए, कभी कोई अलग क्वेश्चन देते तो अलग बात, बट मान के चलो क्वेश्चन इसी से आ रहा है, और पिछले 4 सालों में जो भी क्वेश्चन आए वो इससे आराम से होंगे। और इतना पढ़ने के लिए इतनी कोई बहुत बड़ी मेहनत नहीं, होमवर्क करो, इतना सा करो, जेई मेंस में एक भी गलत नहीं होगा, एक भी गलत नहीं होगा, ये मैं कह सकता हूँ। यानी कम से कम 30-35 मार्क्स आराम से, वो 40 इसलिए नहीं बोला हूँ, इंटीजर टाइप में आते हैं तो इसलिए छोड़ दें, बट इजीली स्कोर कर सकते हो। बहुत लिमिटेड पार्ट है, यानी हल्का सा फोकस करना है, नोट्स पढ़ के चले जाओ, नोट्स के जो क्वेश्चन है उसे देख लो, और वैसे ही 2-3 क्वेश्चन और मॉड्यूल में से प्रैक्टिस कर लो, और फिर आके मिल लेना सर ये, और पिछला एक काम 2023 का भी जो पेपर हुआ वही देख लेना कि सर इसके अलावा भी तो पूछ लिया, ये क्या करेंगे। 12 में से किसी एक पेपर में कुछ पूछा हो तो बात अलग है, 11 में तो वैसे एक में भी नहीं पूछा, ये भी बता दूं मैं। ठीक है, चलिए होमवर्क, बस बस हो गया। हाँ जी, बट होमवर्क करना पड़ेगा, और क्या लाइन है वो, होमवर्क नहीं तो रैंक नहीं है, वो जरूर ध्यान रखना, बाकी सब ठीक है। चलिए एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन नंबर 23 से लेके 40 तक, 23 से 40 तक, और ये किस में दिया था, एक्सरसाइज 1 में, और फिर आ जाते हैं हम एक्सरसाइज 3 में, 24 से लेके 35 तक, 24 से लेके 35 तक। पानी की बोतल रखी हुई अंदर दे दो मुझे।